हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री की क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को कफ है एंड कोल्ड है। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज मौर्याज़ की हिस्ट्री के बारे में। तो हमारी मौर्याज़ ही चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने अर्थशास्त्र को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चाणक्य जी के द्वारा बताई गई थी, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था और उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मैगस्थनीज के बारे में। मैगस्थनीज फर्स्ट ट्रैवलर बने थे, फॉरेन फर्स्ट ट्रैवलर कि जो हमारे जो मतलब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए एज अ ट्रैवलर। ठीक है, फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर इनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिनका नाम था इंडिका। तो इसके बारे में आज हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो देखिए यहाँ से हमारी मैगस्थनीज चालू होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आपकी ये जो टाइमलाइन है ना मौर्यास की, ये जो टाइमलाइन आपको पर्टिकुलरली याद रखनी है, क्योंकि देखिए अगर जब तक आपको टाइमलाइन याद नहीं रहेगी ना, देन हाउ कैन यू इस्टेब्लिश अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन योर रीडिंग। ठीक है, जब आप रीड करते हैं, जब आप स्टडी करते हैं, देन यू मस्ट हैव अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर व्हेन यू आर रीडिंग, स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा टाइमलाइंस हैं और हिस्ट्री में ही काफ़ी जो दिक्कत पड़ती है स्टूडेंट्स को कि टाइमलाइंस याद नहीं रह पाती हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको ये जो टाइमलाइन है ये पर्टिकुलरली याद रखनी है। ठीक है, तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज देखिए, मैगस्थनीज जो थे वो फॉरेन ट्रैवलर थे जो इंडिया में पहली बार आए थे। मगर अगर इनके बारे में आपको डिटेल में जानना है ना, तो एक वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इन्हीं के बारे में बना रखी है, मतलब इनके बारे में नहीं, अलेक्जेंडर के बारे में बना रखी है। ठीक है, वहाँ पर मैंने सेल्यूकस निकेटर के बारे में भी आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। कौन थे सेल्यूकस निकेटर, कैसे आए कैसे नहीं आए, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस कर रखी हैं। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी जब सेल्यूकस निकेटर से मिले थे, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो डॉटर थी उनके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ उसकी शादी भी कराई थी। उसके बाद मैगस्थनीज को एज अ एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा भी था, उनके शासनकाल में भेजा भी था कि वहाँ पर जाओ और स्टडी कर कर आओ। तो यहाँ पर ही मैगस्थनीज तभी आए थे। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा हिस्ट्री यानी डिटेल में जानना है तो जाकर अलेक्जेंडर वाली वीडियो देखिए, जो मैंने प्ले लिस्ट में ऑलरेडी डाल रखी है। तो वहाँ से आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं और ऊपर मैं आई बटन में लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसे इजीली वॉच आउट और रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक चीज़ जो आपको यहाँ पर पता है वो है कि ये एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासनकाल में यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं इन्होंने तकरीबन 7 साल अपने चंद्रगुप्त मौर्य जी के जो शासनकाल में उनका जो साम्राज्य हुआ करता था वहाँ पर स्पेंड करें। अब इन्होंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो रिलीजन हो। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि सारी जो इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा लिखी जो गई है वो सारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इंडिका में मैगस्थनीज के द्वारा एक एक डिटेल लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य जी की पर्सनैलिटी की भी लिखी गई है, वो क्या खाते थे वो भी लिखा गया, कहाँ जाते थे, क्या पहनते थे, सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बट दीज थिंग्स आर नॉट रिलीवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर एग्जामिनेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमें लेना है, ताकि हम जो चंद्रगुप्त मौर्य जी की यानी मौर्य शासनकाल हुआ करता था वहाँ से उनकी जो पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी और रिलीजन पढ़ सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से उठाएंगे। हमने नहीं, मतलब जो हिस्टोरियंस यानी हिस्टोरिकल साइंटिस्ट ने, तो कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर ग्रीक चीफ हुआ करता था, मैंने आपको बताया था सत्रप्स। ठीक है, सत्रप्स जानते हो ना, नहीं जानते तो आपको एक बार अलेक्जेंडर वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो एक टाइमलाइन है ना वो कनेक्ट हो पाएगी और समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि इनके जो अकाउंट्स हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लाइट थ्रो करते हैं और जहाँ से हमें जो मॉडर्न काल की जो हिस्ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब
जो इंडिका है वो सरवाइव तो कर, क्योंकि देखिए काफ़ी पुरानी बुक है, मगर जो इंडिका में कोट्स वगैरह लिखी गई थी तो वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस मिली हैं मौर्यास की जो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, अब यहाँ पर सारी जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, करेक्ट है, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्रडिक्टरी भी देखने के लिए मिलती है कि कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलत भी दी हुई है। ठीक है, अब जो गलत दी हुई है हम उसे गलत तो नहीं कह सकते, बस हमने उसे जो है ना एज अ सोर्स कंसीडर नहीं करा अपनी जो मौर्यास की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिका ये भी बात कहती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी हुआ करती थी, काफ़ी मतलब लंबे ठाड़े हुआ करते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, वो काइंड थे, लवेबल थे, जनरस थे, वेलफेयर ओरिएंटेड किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, और हम्बल किंग थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और चंद्रगुप्त जो इंडिका की मैगस्थनीज जो थे उनकी जो इंडिका है, इंडिका कहीं ना कहीं ये भी बात करती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को हमेशा इक्वल स्टेटस दिया। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जी जो उनके ऑफिशियल्स हुआ करते थे ना, जैसे कि आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मगर वहीं पर एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड किचन कैबिनेट, जहाँ पर जो मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी, तो उनके जो अपने जो नुमाइंदे खुद से चुने हुए, यानी कुछ ऐसे नुमाइंदे जो उनको सही लगे, जिनसे वो तत्पर किसी भी मैटर पर डिस्कस कर सकें, तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ करता था। चाणक्य जी और कुछ और जो ऑफिशियल हुआ करते थे वो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य जी को साथ में रहा करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी के। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिका ये भी कहती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी की जो आँखें थीं वो शार्प थीं, लॉन्ग फेस हुआ करता था, बाउंसी हेयर हुआ करते थे, और हमेशा जो उनके हेयर थे वो एक बन में रहते थे। बन तो आप समझते हो, आपने देखा होगा डोनट देखा है, नहीं देखा तो देखिएगा एक बार नेट पर सर्च कर गूगल पर सर्च कर आपको डोनट दिखेगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब आपने देखा होगा गर्ल्स को कि वो भी अपने बालों का जो है ना जूड़ा वगैरह बांध देती है, इट इज़ कॉल्ड बन। ठीक है, डोनट की तरह लगता है वो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे वो उनके बाल ऐसे ही हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें इंडिका में लिखी हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे उनकी जो स्किन कलर हुआ करता था वो टेन हुआ करता था। ठीक है, और उनको हमेशा जो 12 बॉडीगार्ड हुआ करते थे, वुमेन बॉडीगार्ड, नॉट द मेन बॉडीगार्ड्स, वुमेन बॉडीगार्ड, 12 वुमेन बॉडीगार्ड उनको हमेशा सराउंड कर रखा करते थे, यानी उनको हमेशा एक तरीके से जो पूरी सुरक्षा में रखा जाता था, पूरी की पूरी सुरक्षा में रखा जाता था, और उनकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिका ने एक जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, वो कहीं ना कहीं जो एक डेडिकेटेड चैप्टर है ना, वो एक उनकी जो सिटी हुआ करती थी, यानी मौर्य साम्राज्य में जो कैपिटल हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर चैप्टर है वो पाटलिपुत्र पर ही डेडिकेटेड है, यानी उसमें खाली पाटलिपुत्र के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, कि वहाँ पर कैसे रहा करते थे पीपल और कैसे नहीं रहा करते थे, राजा जो थे वो वुडन पैलेस में रहा करते थे। ठीक है, अब वो जो वुडन पैलेस हुआ करता था सेंटर में हुआ करता था। अगर आपने हरियंका डायनेस्टी नहीं पढ़ी है ना, हरियंका डायनेस्टी, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है कि सॉरी कि जो राजा हुआ करते थे वो सेंटर में रहा करते थे, बाकी की लेयर्ड हुआ करती थी। ठीक है, अब ये जो लेयर्ड थी वो किसकी थी, उसके लिए आपको जो है ना हरियंका डायनेस्टी की वीडियो देखनी पड़ेगी, देन यू विल गेट इन डिटेल ऑल द थिंग्स दैट हाउ वाज द सिस्टम, कि सिस्टम कैसा होता था उस टाइम पर। ठीक है, जो किंग था वो तो बीच में रहा करता था, इसको बोलते थे क्या, नगरा। ठीक है, अब बाकी ये क्या थे वो तो उसके लिए देखिए, अगर उन्हें उन सारी चीज़ों को बताने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, तो इसलिए हम यहीं पर इसे सीमित रखते हैं। ठीक है, अगर उसके लिए आप हरियंका डायनेस्टी की वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में समझा रखा कि जो रहन सहन हुआ करता था राजा का वो किस प्रकार का हुआ करता था, कैसे रहा करते थे, सेना नगरा वगैरह, दुर्गा नगरा वगैरह। ठीक है,
अब वो वुडन प्लेस में रहा करते थे। ठीक है, जब मैंने आर्किटेक्चर भी पढ़ाया था मगधा बिफोर मौर्यास का जो आर्किटेक्चर जब मैंने पढ़ाया था लास्ट वाली वीडियो रिलीजन एंड आर्किटेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था कि जो राजा वगैरह हुआ करते थे, मिनिस्टर वगैरह हुआ करते थे, वो वुडन की जो हट वगैरह हुआ करती थी उनमें रहा करते थे। मगर जो लोअर लेवल के जो लोग हुआ करते थे तो वो किस में रहा करते थे वेटल एंड डब। ठीक है, और मड की हट में जो शूद्रास हुआ करते थे वो मड की हट में रहा करते थे, वुडन में राजा रहा करते थे, और वेटल एंड डव में मिनिस्टर्स वगैरह रहा करते थे। ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू नो इन डिटेल अबाउट दिस तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसमें जाकर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको समझा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिका जो है वो जो है ना कहीं जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र डालती है, और काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। मगर इससे पहले जो राजा का प्लेस जो हुआ करता था ना नगरा में, नगरा सिटी में, इसको नगर बोला जाता था, सिटी बोला जाता था, तो यहाँ पर वुडन प्लेस हुआ करता था। अब जो लोग हुआ करते थे ना काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहा करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजा का प्लेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट भी करे जाते थे उसको जलाने के लिए, राजा को जलाने के लिए। तो क्योंकि वुडन प्लेस है तो ईजिली फायर तो कैच कर ही लेगा, तो इसीलिए ये चीज़ कहीं ना कहीं जो लोग हैं सब्जेक्ट्स हैं राजा के उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान रखती थी कि राजा जो है ना ऐसे वुडन प्लेस में रह रहे हैं और उनको जान को हमेशा खतरा रहता है। तो इसीलिए आगे चलकर जो कॉन्सेप्ट है ना वो आर्किटेक्चर है वो चेंज होता है और हमें ब्रिक्स के महल वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इंडिका के बारे में, अब इंडिका ने काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी लिखी है मौर्यास के। ठीक है, जैसे कि किंग जो था वो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था। ठीक है, उसके वर्ड्स ही लॉ बन जाया करते थे, और वो हमेशा जो किंग हुआ करता था मिनिस्टर्स के साथ चला करता था। ठीक है, और जो मिनिस्टर का सिलेक्शन हुआ करता था वो मेरिट बेस पर हुआ करता था, और कहीं ना कहीं जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं किंग के अराउंड ही घूमा करता था। मगर अब जब किंग के अराउंड एडमिनिस्ट्रेशन घूम रहा है तो ऑब्वियसली सेंट्रलाइज तो होना लाजमी है ना, तो सेंट्रलाइज हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। ठीक है, जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से सहूलियत एकदम सीमलेसली स्मूथ तरीके से चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था सिटी का वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड था म्युनिसिपल में, सिटी में, प्रोविंशियल में, डिस्ट्रिक्ट में एंड विलेज में। जैसे कि आज के समय में भी तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से रन करने के लिए हमने 3 टायर और 4 टायर ऑफ गवर्नमेंट अपना रखी है। ठीक है, अभी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है विच टायर ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ इट इज़। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पॉलिटिक ही हैं। ठीक है, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा देन आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स कि कौन कौन सी गवर्नमेंट कैसे कैसे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर हिस्ट्री में फोकस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे इंडिका के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखी है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो था पाटलिपुत्र सिटी का वो किस प्रकार का हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे इंडिका बताती है कि यहाँ पर 5 कमेटीज़ हुआ करती थी जो डे टू डे जो स्टेट का अफेयर हुआ करता था ना उसको रेगुलेट करा करती थी। अब ये कौन कौन सी कमेटी हुआ करती थी? इंडस्ट्रियल आर्ट कमेटी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो वर्क वगैरह था जो उसको लुक आफ्टर करते थे। ठीक है, और यहाँ पर वेजेस वगैरह भी इनके द्वारा फिक्स करे जाते थे। अब रजिस्टर बर्थ एंड डेथ सेंसस। ठीक है, ये वाली भी एक पर्टिकुलर कमेटी हुआ करती थी, कौन मर रहा है, कौन किसने अभी जन्म लिया, तो इन सारी चीज़ों को एक तरीके से काउंट रखना, एक तरीके से डेटाबेस तैयार रखना कि कितनी पॉपुलेशन घट रही है और कितनी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर उस वक्त में थी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की कमेटी हुआ करती थी, सुपरविजन ऑफ पब्लिक सेल की कमेटी हुआ करती थी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को इंस्पेक्ट करा जाता था, और यहाँ पर प्रोविजंस भी बनाए जाते थे कि क्या क्या सेल होना और कैसे कैसे सेल होना, कितना इनका टैक्स होना चाहिए। ठीक है, अब अगली जो कमेटी आती है वो एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स की हुआ करती थी। फॉरेनर्स की सारी एकोमोडेशन का मामला देखा जाता था कि वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, सारे उनके कंफर्ट का मामला देखा जाता था यहाँ पर। ठीक है, अगली जो कमेटी आती है इंचार्ज ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल इंक्लूडिंग अ चेक ऑन वेट एंड मेजर्स। अब ये सारी चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब ये 5 कमेटी जो थी ये कहीं ना कहीं डे टू डे जो अफेयर हुआ करता था स्टेट का उन पर सबसे ज़्यादा नज़र रखती थी। मगर ये जो लास्ट वाली कमेटी है ना ये
आगे चलकर ऐड होती है, किंग के द्वारा ऐड करा जाता है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वेट, वेजर्स, वेट वगैरह और मार्केट वगैरह के रेगुलेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर, ठीक है। इंडिका ने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी थी अपने अंदर और इंडिका में लिखी गई थी मैगस्थनीज के द्वारा। मगर अब यहीं पर चीज़ें सीमित नहीं हो जाती हैं, जब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊँगा ना, देन आई विल टॉक टू यू अबाउट ऑल दीज कमेटीज़, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए आर्मी, जब मैंने आपको अर्थशास्त्र पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि आर्मी यूज्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द एम्पायर, ठीक है। यहाँ पर 4 विंग्स हुआ करती थी, दैट इज द कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्री एंड चैरियोट्स, ठीक है। अब यही कहीं ना कहीं बैकबोन हुआ करती थी एम्पायर की, पूरे के पूरे एम्पायर की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट काम हुआ करता था, यानी महत्वपूर्ण काम हुआ, सिग्निफिकेंट काम हुआ करता था, वो ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट कमेटी का हुआ करता था, क्योंकि उसी को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी, खाना वगैरह का अरेंजमेंट करना, और पानी वगैरह का अरेंजमेंट करना, उनके जो सैनिक वगैरह हैं उनके रहने वगैरह का इंतजाम करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट कमेटी का ही हुआ करता था। अब बात कर रहे हैं हम आर्मी की, तो अगर इकोनॉमी की बात ना करी जाए तो ये तो बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पर इकोनॉमी जो थी मौर्यास की, वो कहीं ना कहीं फ्लोरिशिंग थी, प्रॉस्पेरस थी। यहाँ पर जो हर लोग थे, हर जो पीपल थे, मतलब एक एक व्यक्ति खुश था, उसके पास जॉब हुआ करती थी और एक पीस ऑफ लैंड भी हुआ करता था, ताकि वो अपना जो गुजर बसर है वो ईजिली कर सके। और जो एक्सटर्नल ट्रेड थी वो बहुत ही ब्रिस्क थी, बहुत ही तत्पर थी, ठीक है। यहाँ पर लैंड और सी रूट्स का काफ़ी प्रचुर मात्रा में यूज़ करा गया है, ठीक है, ताकि जो प्रोस्पेरिटी है मगध की और जो मौर्यन एम्पायर की उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि इकोनॉमिक लाइफ कहीं ना कहीं बहुत बेटर थी। अब देखिए लैंड जो थी, अब लैंड जो है पर्टिकुलर लैंड, अब मानकर चलिए आज के समय में अगर कोई भी लैंड खाली पड़ी रहती है तो आपने देखा होगा हर जगह पर कि ये गवर्नमेंट लैंड है, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट का कब्जा है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि ये डीडीए की लैंड है, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पर जो लैंड हुआ करती थी, जो भी खाली पड़ी रहती थी, वहाँ पर जो लैंड का ऑनर हुआ करता था, जो किंग की लैंड हुआ करती थी, ठीक है, किंग उसका ऑनर हुआ करता था, उस लैंड को बोला जाता था सीता, ठीक है। और यहाँ पर एक टैक्स भी कलेक्ट करा जाता था जिसका नाम था भागा। मैंने आपको अर्थशास्त्र में पूछा था ना कि भागा कैसे कलेक्ट करा जाता है। देखिए भागा लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में एक वॉलंटरी गिफ्ट हुआ करता था, जिसको लेटर वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं कंपलसरी बना दिया गया था भागा को, गिफ्ट से नवाजना राजा को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो ना आगे तक चलती हैं, आगे तक जब तक हमारे ब्रिटिशर्स एंटर करते हैं, ठीक है। तो यही भागा हुआ करता था। अब ये एक तरह का टैक्स हुआ करता था जिसको कैश और काइंड में दिया जाता था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जस्ट सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर टैक्स का इवेजन, अभी टैक्स मैंने आपको जस्ट सिंपल बताया कि भागा था, टैक्स के बारे में हम ऑल जो डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में आगे जब हम वीडियोस आएंगी, ठीक है। मौर्यस काफ़ी बड़ा एम्पायर है, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो मौर्यस के आगे फिर हम क्या देखेंगे, संगम एज देखेंगे, संगम एज के बाद हम चलेंगे सीधे गुप्ताज पर, फिर पोस्ट मौर्यास देखेंगे, फिर पोस्ट मौर्यास के बाद हम देखेंगे गुप्ताज, फिर पोस्ट गुप्ताज देखेंगे जो फ्रैगमेंटेशन हो गई थी, हर्षा भी देखेंगे, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर टैक्स इवेजन जो था, अगर कोई भी टैक्स इवेट करता था, कोई भी टैक्स नहीं भरता था, देन इट वॉज कंसिडर्ड कैसे कंसीडर करा जाए, सीरियस क्राइम, ठीक है, और उसको उसी के अनुसार पनिशमेंट भी दी जाती थी। अब देखिए यहाँ पर इंडिका ये भी कहती है कि जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो 27 ऐसे ऑफिशियल हुआ करते थे जिनको ये सारी बारंबारता दे रखी थी, मतलब ये सारा दारमदार दे रखा था कि आपको जो है ना सही से सारी की सारी चीज़ें जो है ना हेड करनी, उनके रेस्पेक्टिव, यानी जितने भी मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनको मेरिट बेस पर हायर करा जाता था। उसके बाद उनको एक डिपार्टमेंट अलोकेट कर दिया जाता था, यानी एक कहते हैं ना एक मिनिस्ट्री अलोकेट करना, तो वो डिपार्टमेंट अलोकेट कर दिया जाता था और उनको बोला जाता था अध्यक्षाज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद वो उसी को हेड करा करते थे, ठीक है। वो सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है स्टेट की, उनको कहीं ना कहीं क्या करा करते थे, हेड करा करते थे, ठीक है, मैनेज करा करते थे।
अब मैगस्थनीज के द्वारा यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि सोशल रिलीजियस कंडीशन कैसी थी मौर्यन एम्पायर की। तो यहाँ पर मैगस्थनीज ये कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे वो हाईली टॉलरेंट थे, बहुत ही टॉलरेंट राजा हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर इमेज की कोई वर्शिप नहीं करता था, और जो सोसाइटी थी वो 7 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, डिवाइडेड थी। अब ये 7 क्लासेस कौन सी हुआ करती थी, जैसे कि फिलासफर्स, काउंसलर्स, स्पाई सिस्टम, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स, हंटर्स एंड हर्ट्समैन, कल्टिवेटर्स एंड वॉरियर्स, ये 7 क्लासेस थी। बट आपको तो इतना पता रहना चाहिए ना, आप खुद ही लॉजिक लगा सकते हैं कि वी हैड वर्ण व्यवस्था इन द लेटर वैदिक पीरियड व्हेन मगध वाज राइजिंग टू इट्स जिनत, ठीक है। अब उस समय पर जब वर्ण व्यवस्था थी तो वही तो वर्ण व्यवस्था कंटिन्यू थी। तो यहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अब ये तो फॉरेन ट्रैवलर हैं, इनको क्या पता कि क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब सब्जेक्ट सारे के सारे खुश हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और जो राजा हैं उनके सारे सब्जेक्ट खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास एक पीस ऑफ लैंड है और सबके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है और सब मज़े से अपनी लाइफ को मतलब जी रहे हैं। तो जब उनके पास सारी चीज़ें हैं, अब कोई दूसरा इंसान हमारी कंट्री में आता है, जब उसको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, अब वो क्या कहेगा, सब तो खुश हैं। मतलब अब तो सोसाइटी जो डिवाइडेड है वो इन्हीं में डिवाइडेड है, फिलासफर्स, काउंसलर, स्पाई, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स। अब उसको ये थोड़ी ना पता है कि जो सोसाइटी है वो वर्ण व्यवस्था में डिवाइडेड है, जिसमें वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आते थे। पहले होते थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्यास एंड 4th वन इज शूद्रास। अब ये वर्ण व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी। अब इसको तो जो मैगस्थनीज जो थे इनको तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी ना। जब पता नहीं थी तो इन्होंने सीधा सिंपल लिख दिया कि जो सोसाइटी थी वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। अब ये स्लेव्स के बारे में भी लिखते हैं। अब यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया कि स्लेव्स वर प्रेजेंट, मतलब स्लेव्स के बारे में ये लिखा गया कि स्लेव्स थे ही नहीं, मगर हमने तो देखा ना, पहले से ही देखते आ रहे हैं कि स्लेव तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से बैकबोन मान लीजिए, हर काम को करने के लिए स्लेव ही तो रखे जाते थे एंशिएंट टाइम में। तो स्लेव्स तो थे, मगर यहाँ पर इंडिका में मैगस्थनीज के द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया कि देयर वर नो स्लेव्स इन द सोसाइटी ऑफ मगधा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है, आप खुद ही बताइए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी बुक में ये भी चीज़ लिखी है कि जो सोसाइटी में इक्वालिटी थी, और यहाँ पर ये भी बताया गया कि कोई भी यहाँ पर आउटसाइड मैरिज नहीं कर दिया। तो सही बात है, बिल्कुल आउटसाइड मैरिज थी ही नहीं, ठीक है। कोई भी अपनी कास्ट से मतलब आउटसाइड मैरिज नहीं कर सकता था, और वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका में लिखी गई हैं, ठीक है। अब ये वीडियो थी पर्टिकुलरली इंडिका के बारे में कि व्हाट इज रिटन इन इंडिका, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इंडिका टू अस टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यास। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नुमिस्मेटिक्स और इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एज वेल एज द पोट्रीज, क्योंकि वहाँ से भी हमें पता चलता है कि कहाँ कितनी रिच थी इकोनॉमी उस टाइम पर, मगधा के टाइम पर, मौर्यास के टाइम पर। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो हमारी उसी बारे में रहेगी, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कीजिए और बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्ट्री एज वेल एज द जियोग्राफी ऑफ द इंडिया, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड द ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाने वाला हूँ। आई विल कंटिन्यू द पॉलिटिकल लेक्चर्स इफ़ आई फिनिश वन ऑफ दीज। इनमें से अगर मैंने कोई भी कंप्लीट कर दिया, कोई भी कंप्लीट हो जाता है, अगर कोई भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सीधी पॉलिटिकल जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, उसको स्टार्ट करेंगे। मैं पढ़ाऊँगा आपको कहाँ से, एम लक्ष्मीकांत से। आई नो you yourself has to read that book particularly, ठीक है, मगर मैं भी आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको जो क्लैरिटी है ना उसमें 4 चांद लग जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन में, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।